हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आई से करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमी का पार्ट 3। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर कमर्शियल कोल माइनिंग का। तो ये कमर्शियल कोल माइनिंग न्यूज़ में क्यों नहीं समझते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है जो कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल होगा। और इसको क्यों लॉन्च करा गया है ताकि जो भी ऑपरेशनलाइजेशन होता है आपका कोल माइन का वो फटाफट से हो, वो स्पीड अप हो जाए। ठीक है, वो काम फटाफट से हो, मतलब इधर उधर 10 जगह पे जाने की अब जरूरत नहीं होगी। इसके साथ यहाँ पे साइनिंग सेरेमनी भी हो गई है। जो फर्स्ट पीस है आपका कोल ब्लॉक्स का, है ना, जिसे ऑक्शन करा जाएगा कमर्शियल यूज के लिए, उसकी साइनिंग सेरेमनी भी कंप्लीट हो गई। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलती हूँ मैं। देखिए जो कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट आया था बच्चों उस वक्त 1973 में, उसमें क्या हुआ था कि सारी जो कोल माइंस थी उनको दे दिया गया था सरकार के द्वारा ओन करी गई कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर। क्योंकि होता क्या था कि 1970 से पहले जो कोल सेक्टर था उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट कोल माइंस भी जो है वो हुआ करती थी। और नेशनलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि अगर हमें जो बेकार जो काम हो रहा था, पुअर वर्किंग थी, लिविंग कंडीशंस थी या पुअर सेफ्टी थी वहाँ के जो लेबर्स थे उनकी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि चीज़ें सरकार के हाथ में आ जाएं। तो इसीलिए नेशनलाइजेशन यहाँ पे कोल माइंस का करा गया। दूसरी बात ये फिर क्या हुआ कि जैसे इकोनॉमी लिबरेट हुई, मतलब आप जानते हैं हमारे यहाँ रिफॉर्म्स आए 1991 में, उसके बाद इकोनॉमी हमारी लिबरेट हुई। उसके बाद 1993 में क्या हुआ कि CMN एक्ट जो 1973 वाला था उसको अमेंड करा गया। और अमेंड करने के बाद उसमें अलाउ कर दिया गया कैप्टिव माइनिंग को अलाउ करा गया बाय प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, मतलब PSUs के द्वारा, कि मतलब अपने खुद के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए ये लोग यूज कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज करा गया, मतलब कहाँ कहाँ पे अलाउ करा गया कैप्टिव माइनिंग को। पावर के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, सीमेंट में, एल्यूमिनियम वगैरह के जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। अब देखिए कैप्टिव माइनिंग क्या होती है, मैं टर्म यूज कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं क्या है। ये ऐसा जो है, ये ऐसा होता है इसमें प्रोड्यूस जो होता है कोल वगैरह या मिनरल वगैरह, वो पूरी तरह से कंपनी यूज करती है अपनी खुद की जो भी माइन वो ओन करती है, उसका जो भी कोल प्रोड्यूस होता है वो कंपनी अपने यूज लाती है। ठीक है, जो बाकी नॉन कैप्टिव माइंस होती हैं वो ऐसी होती हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस भी करती हैं और बेचती भी हैं अपने फ्यूल को, समझे ना। तो ये होती है कैप्टिव माइनिंग। उसके बाद बैकग्राउंड में ही चल रहे हैं, आगे बताते हैं आपको। ये सारी जो माइन अलॉटमेंट था इसे बाद में कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में। ठीक है, ये सब जो हुआ था, अमेंड करा गया था, कैपिटल माइनिंग को अलाउ किया गया था, इसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कैंसिल। इस बात पे, इस ग्राउंड पे कि ये जो है अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और ये जो है आर्बिट्रेरी चीजें हो रही हैं, ये गलत है। इसीलिए यहाँ पे कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट लाया 2015 में, 2015 में इसको पास करा गया। और इससे फिर से कैप्टिव कोल माइनिंग यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोली लग के कैप्टिव माइनिंग के लिए आप जो है वो बोली लगा के ले सकते हैं। नेक्स्ट, मिनरल लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लाया गया ताकि यहाँ पे कुछ चेंजेस करे जाएं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में, और साथ ही साथ कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 में। और इससे क्या होगा कि भाई कैपिटल कोल जो रिजाइम है वो खत्म होगा और यहाँ पे जो कमर्शियल कोल माइनिंग है उसके लिए यहाँ पे रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड में किया गया। अब देखिए कोल जो हमारे देश में है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इंडिया के पास वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है कोल का, लेकिन तब भी हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि 5वें नंबर पे लार्जेस्ट रिजर्व कोल हमारे पास है, लेकिन हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। 2019 की अगर हम बात बताएं तो इंडिया ने करीब 235 मिलियन टन कोल, चाहे वो थर्मल हो चाहे वो कुकिंग हो, मतलब थर्मल कोल बिजली बनाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, दोनों ही जो है हमने इंपोर्ट किया था, मेनली इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और रशिया से, समझे।
भैया हमारे यहाँ जो कोल होता है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, ये समझिए, और हमें अच्छी क्वालिटी का कोल चाहिए होता है, ये वजह है कि हम इम्पोर्ट करते हैं। अभी की बताऊं तो इंडिया यहाँ पे करीब 729 मिलियन टन का कोल जो है वो हर साल प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि 83% जो प्रोडक्शन है वो आपका कोल इंडिया लिमिटेड से ही आता है। उसके साथ जो आपका कोल फायर प्लांट है इसमें करीब आपको 72% इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है। और जो कोल रिजर्व है ये आपके मेनली कुछ स्टेट्स हैं। अगर आप गए होंगे वेस्ट बंगाल ट्रेन में बैठे बैठे तो आपने देखा होगा कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कोल रिजर्व ज्यादातर लोकेटेड है। अब इंडिया का जो कोल रिजर्व है ये ज्यादातर जो है वो जलाने वगैरह मतलब सॉरी ज्यादातर जो है वो लिग्नाइट और बिटुमिनस टाइप का है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे यहाँ जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, या तो हमारे लिग्नाइट वाला होता है या आपका बिटुमिनस होता है। समझ रहे हैं ना, ये दो दूसरे टाइप्स हैं। जो बाकी की दो दूसरे टाइप्स है वो एक होता है पीट और एक होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसीलिए हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये समझ रहे हैं। अब इंडिया का जो कोल है उसके पास कम थोड़ी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और इसके अंदर ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, तो यही वजह है कि हम इतना इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे फिर दिक्कत आती है, हमारे काम नहीं आती चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है माइनिंग को लेके, ठीक है, क्या लॉस वगैरह है माइनिंग वगैरह को लेके। हमारा देश और हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, राज्य की सरकारें होती हैं, यही ओनर होती है मिनरल्स की जो कि इनकी खुद की स्टेट की बाउंड्री के अंदर है। मान लीजिए कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी मिनरल है तो वो उस मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर होती है उन सारे मिनरल्स की जो कि आपका मैंने पढ़ाया है कि भाई ओशन के अंदर आता हो, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हमारे इंडिया की, ठीक है। तो मतलब स्टेट के अंदर वाला तो नहीं लगी, आपके यूटीज वगैरह का होते हैं अलग की बात है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह का हो। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए इसे भी गवर्न करा जाता है दोनों ही सेंट्रल और स्टेट लॉज के थ्रू। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की, ये मैंने आपको बताया था, लिस्ट दी गई है। एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इसमें आप सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो इसलिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है माइनिंग इंडस्ट्री का, ये दोनों ही चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट लॉज हो, दोनों ही के द्वारा गवर्न किया जाता है। जैसे कि रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ये आपका सब्जेक्ट टू प्रोविजन है यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उसके बाद यूनियन लिस्ट स्टेट कहती है कि जो रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट है, to the extent of which such regulation and development under the control of the union is declared by parliamentary by law to be expedient in the public interest। तो ये ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे जो है यूनियन गवर्नमेंट इस रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट को उस हद तक यहाँ पे रेगुलेट कर सकती है जैसे कि जनहित जनता के लिए सही हो अगर उसे लगता है तो। अब देखिए इसके हिसाब से पार्लियामेंट ने एक लॉ लेकर आया था, लॉ का नाम था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो ये लॉ क्या कर रहा था, गवर्न कर रहा था मिनरल सेक्टर को, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात नहीं हो रही है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को छोड़ के बाकी जो मिनरल्स हमारे कंट्री के अंदर वो इस लॉ के अंदर गवर्न हो रहे थे। अब यही जो था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 वाला, इसमें ये सारे मैटर जो भी आपके माइनिंग से रिलेटेड थे, माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स या फिर कंट्रोल इलीगल माइनिंग का, ये सारे मिनरल्स जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ये सारा का सारा इसके अंदर देखा जा रहा था, इस लॉ के इस एक्ट के अंदर देखा जा रहा था। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नोटिफाई करा था माइनर मिनरल्स, जिसको मैंने नाम दिया ना माइनर मिनरल्स विच एट प्रेजेंट आर 55। इन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कि माइनर मिनरल्स इस समय जो है वो 55 है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ मेजर मिनरल्स, अगर भाई माइनर मिनरल्स मैंने बता दी, अब जो मेजर मिनरल्स का केस है वहाँ पे स्टेट जो है वो यहाँ पे रेगुलेट और डेवलप करेगी मिनरल्स को जो कि आपके इस प्रोविजन के इस एक्ट के प्रोविजन के अंदर आते हैं। कोल के केस में या लिग्नाइट के केस में या एटॉमिक मिनरल्स के केस में स्टेट्स को यहाँ पे पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल की गवर्नमेंट का, अगर इन्हें कोई भी कंसेशन ग्रांट देनी है तो। और जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है इनके पास ये भी पावर है कि रिवाइज कर दें, फिक्स कर दें रॉयल्टी को वगैरह को, है ना, मेजर मिनरल्स के केस में। और आखिरी में जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ये यहाँ पे डिटरमाइन करेगा क्या पॉलिसी रहेगी, क्या आखिरकार स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी कि किस तरह से आप एक्सप्लोर या डेवलप करोगे कोल जो है या लिग्नाइट रिजर्व्स हैं उनको, और बताएगी कि आखिरकार सैंक्शन करेगी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कि हाई वैल्यू के होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी इशू होता है, ये सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखेगी। समझ आई बात?
अब देखिए, यहाँ पे जानेंगे कुछ ये जो न्यू कमर्शियल कोल माइनिंग रिजाइम है, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, जो ये कमर्शियल माइनिंग को अलाउ करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा अब, है ना, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कोल को कमर्शियली माइन कर सकता है। इसमें कोई भी एंड यूज जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगी होंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो ये कोल है वो आखिरी में यही यूज कर सकते हैं या यही यूज कर सकते हैं। आप ये कोल प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बेच सकता है कमर्शियली, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। और जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके पास ऑप्शन होगा, या तो आप गैसिफिकेशन ऑफ द कोल करिए या उसको एक्सपोर्ट करिए। अब आप कहेंगे गैसिफिकेशन क्या होता है, गैसिफिकेशन ऑफ द कोल क्या होता है? देखिए, कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक मिक्सचर होता है जिसमें प्राइमरी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नेचुरल गैस होती है और वाटर वेपर होती है। तो ये कोल और वाटर से, एयर और ऑक्सीजन से सब निकाल के सिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इतनी बात समझ में आए? पहले ना कोल जो है उसको गैसिफाइड करते थे ताकि कोल गैस बनाए, जिसे टाउन गैस बोलते थे। पहले ऐसा करते थे, अभी नहीं। क्लियर है? अब देखिए, ये जो है इसको यूज कर सकते हैं अपने खुद के एंड यूज प्लांट के लिए, या इसको बेच भी सकते हैं मार्केट में। पूरी तरीके से ये कमर्शियली कर सकते हैं इसका काम। अभी जो नया रिजाइम है, इसके आखिरकार क्या फीचर्स है समझते हैं। पहला, कि नो प्रीवियस माइनिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अगर आपने पहले माइनिंग नहीं भी करी है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस बिडिंग प्रोसेस में ना, बोली लगाने की प्रोसेस में, अगर आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है तो। दूसरा इसका ये है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कैसे? आपका ऑटोमेटिक रूल जो है अलाउ करा गया है फॉर कोल माइनिंग। तीसरा ये है कि जो रेवेन्यू इससे पैदा होगा, इसे यहाँ पे शेयर करा जाएगा आपका ऑन एन एड वैल्यूरम। एड वैल्यूरम मतलब द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, जितना भी वैल्यू होगा ट्रांजैक्शन का, उस बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस होगा। इस बेसिस पे नहीं कि एक फिक्स अमाउंट रखा गया है, ऐसा नहीं। जितना भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा उस बेसिस पे वैल्यू शेयरिंग होगी। चौथा फीचर ये है कि जो प्रेजेंट बिडिंग टर्म्स हैं ये अलाउ करेंगे दूसरे मिनरल्स को भी, कि आप दूसरे मिनरल्स को भी इन सारे ब्लॉक से निकाल सकें। और आखिरी में जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, यहाँ पे मदद करेगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो स्टैट्यूटरी अप्रूवल आराम से पा जाएं, जैसे कि इन्वायरमेंट नॉर्म्स होते हैं वो आराम से क्लियर कर लें, या दूसरे अप्रूवल वगैरह ये अच्छे से पा लें। तो इतनी बात समझ में आई जो नए वाले हैं इसके लिए। अब इसे देखिए फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे इस कमर्शियल कोल माइनिंग के। पहला तो, इंडिया की जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे वो कम हो जाएगी। देखिए, इंडिया जानते हैं ना, इंडिया हमारा 5th जो है अपने खुद का एनुअल रिक्वायरमेंट कोल का जो है वो आपका जो है इंपोर्ट करता है, जिसकी कॉस्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए होती है। कितना ज़्यादा हो गया। और कमर्शियल कोल माइनिंग यहाँ पे इंपोर्ट बिल को माना जा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपीज़ से कम कर देगी। दूसरा क्या हो सकता है, मॉडर्नाइजिंग द कोल सेक्टर। ये माना जा रहा है कि जो नई माइनिंग है, जो माइनिंग मेजर्स हैं, ये एक नया बेंचमार्क रखेंगे मैकेनाइजेशन को लेके, है ना। ऑटोमेशन आएगा, नई नई माइनिंग प्रैक्टिसेस आएंगी, तो एक नया रिजाइम, इससे क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्री है ये, इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा फायदा ये है, इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोल सेक्टर। अब इससे क्या है कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो मोनोपोली है, ठीक है, सिर्फ यही यही काम करती है, इससे यहाँ पे ये खत्म होगी और इसके अंदर कंपटीशन आएगा। जब कंपटीशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी भाई प्रोडक्टिविटी किसी भी जगह की बढ़ेगी, और यही कोल सेक्टर की भी बढ़ेगी। चौथा फायदा है मीटिंग द डिमांड। तो अपनी जो बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया को अपना प्रोडक्शन जो कि है उसे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा टू 1500 मिलियन टन पर ईयर। तो इसके लिए इनका आना इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा फायदा है रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। देखिए, कैप्टिव कोल माइनिंग जो कंपनीज हैं यहाँ इसमें जो है इनको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि कोई रॉयल्टी वगैरह दे स्टेट्स को, है ना। एज माइंडेड कोल वॉज मेंट फॉर देयर ओन एंड यूज़। देखिए, यहाँ पे जो कैप्टिव वाला मैंने आपको बताया कि ऐसी कंपनी जो जिनकी कोल माइन है, मान लीजिए, तो ये अपने ही यूज़ के लिए इसका कोल यूज़ कर रही हैं। तो ऐसी कंपनी जो होंगी, जो कैप्टिव कोल माइनिंग कंपनीज होंगी, इनको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि रॉयल्टी वगैरह दें स्टेट्स को। तो इससे भाई अगर एंड यूज़ अपना कर रही है तो रॉयल्टी नहीं देंगी। बट माइन यहाँ पे ऑक्शन जो करी जाएंगी इन नए नॉर्म्स के अंदर, ये टोटल रेवेन्यू जो जनरेट करेंगी करीब 7,000 करोड़ का पर ईयर। ठीक है, तो कितना ज़्यादा हो गया। और उसके बाद ये फायदा है डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ज़्यादातर जो माइंस ऑक्शन करी जाएंगी नए नॉर्म्स के अंदर, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की हैं। और ये सारी माइंस यहाँ पे माना जाता है कि समझिए कितना कुछ 69,000 जॉब्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, एक बार ये आ गई, लागू हो गई, तो 69,000 जॉब्स भी क्रिएट करेंगी। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा खर्चा करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन सारे रीजन्स में, तो इससे भी और ज़्यादा एडिशनल जॉब आएगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएगी
ऐसे डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए अब ग्राउंड पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो कुछ फायदे अभी से सोचे जा रहे हैं। फिर बात आती है कि ये सारी तारीफें करने के बाद हम हर्डल्स की बात जरूर करेंगे कि इंडिया की जो नई कमर्शियल कोल रिजाइम है इसमें आखिरकार क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे अड़चन है, कहाँ पे रोड़ा लगेगा। तो पहला नंबर पे है अपोजिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट दैट में इंश्योर लीगल बैटल्स। अब देखिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कुछ बात जो है अपोज कर रही है इस चीज़ को। जैसे झारखंड की जो सरकार है इन्होंने कहा है ये ऑक्शन जो हो रहे हैं इस नए रिजाइम के अंदर, इस बात पे आर्ग्यू करा है कि ये देखिए इससे जो फॉरेस्ट कवर है ये भी लूज हो सकता है, इनका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये भी बेचारी इधर से उधर हो जाएंगी। और ये यहाँ पे इनसे भाई झारखंड वालों से तो कंसल्ट करा नहीं आपने, कैसे मेरे ऊपर थोप दिया, हमारे यहाँ की भी तो चीज़ें हैं, हम ऐसे कैसे मान लें आपकी बात। दूसरा बात ये है परपोर्टेड शैलो कंपटीशन विच मे कीप बिड प्राइसेस लो। अब ये क्या है, इतनी छोटे बिडर्स जो है बहुत कम है क्योंकि ऑक्शन जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में होने की बात है हुए हैं। और एडिशनली कोई भी फॉरेन फर्म वगैरह को बिड के अंदर नहीं रखा गया है। तो इससे क्या है कि एडिशनली नो फॉरेन फर्म हैज प्लेस अ बिड एज देयर इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कोल ड्यू टू राइजिंग कंसर्न्स ओवर इस एनवायरमेंटल सोशल फॉलोआउट। तो देखिए हुआ क्या है कि कोई भी फॉरेन जो फर्म है उसने बिड नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि कोल को लेके अब काफ़ी फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इतने हैं, धुआं निकलता है, सोशल फॉलोआउट इतने हैं भाई। तो भाई कोई जो है धौंस धौंस के तो अब खाना बना नहीं रहा है, गाँव को छोड़ के भी इससे कितनी लंग्स प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये सब इतना राइज हो रहा है, तो कोल की यहाँ पे एक तरीके से इंटरेस्ट लोगों को कम हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए फॉरेन बिडर्स तो इसके अंदर कोई है ही नहीं। उसके बाद एक दिक्कत ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ब्रॉड इनफ है टू इनकरेज नॉन सीरियस बिडिंग। अब इतना हल्का तुमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया है कि नॉन सीरियस बिडिंग हो सकती है, कोई सीरियस बिडर इसमें होगा ही नहीं। नॉन सीरियस हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है ना इन्वायरमेंट से, ना की जनता से, ना ट्राइबल से, वो क्या करेंगे, कोल माइन को यूज़ करेंगे, अपना फ़ायदा उठाएंगे मार्केट में और पैसा निकालेंगे। और कोई भी इनका इंटेंशन नहीं होगा कि भैया इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एक्चुअली इनको माइनिंग करनी है कि नहीं करनी है, जैसे वो सब नहीं करना, बस बेचो, खत्म करो, अपनी जेबें भरो। और ये एक दिक्कत है, डीप पॉकेट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज आर नीडेड फॉर बिगनिंग द प्रोडक्शन। अब इसके लिए देखो भैया, अगर कोल ऑक्शन जीत भी गए तुम तो हाथी पालना मुश्किल होता है, खरीदना नहीं। तो माइनिंग परमिट की जरूरत पड़ेगी बाद में। उसके बाद जो ट्राइब वहाँ रह रही है उनको रिहैबिलिटेट करोगे, इधर से उधर रीसेटल करोगे, ठीक है, उनकी जरूरतों के हिसाब से चीज़ें करोगे। और बहुत ही कम फर्म इंडिया में आज इतना पैसा है उनके पास में कि वो इतना कुछ कर पाए। तो समझ रहे हैं, ये सारी हैं दिक्कतें। नेक्स्ट टॉपिक कहता है फर्दर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेक द न्यू कमर्शियल कोल रिजाइम सक्सेस। अब आगे क्या कदम की जरूरत है कि हम इस कोल रिजाइम जो नया वाला है इसको एक सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। पहला, जो भी स्टेट की दिक्कतें हैं, है ना, रेवेन्यू शेयर, जो डिक्लाइन रेवेन्यू शेयर के चलते इसको यहाँ पे पहले सॉल्व करिए। ठीक है, ज़्यादातर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कम्युनिटी या एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज जो कि कोल माइनिंग बोलने के हैं बाय स्टेट हार्बरिंग दीज माइल्स अंडर न्यू रिजाइम स्टेट वुड लूज एन एस्टिमेटेड ऑफ 48 to 115 रुपीज़ पर टन। मतलब इनका ये है कि अगर जो नए रिजाइम है इनके हिसाब से क्या है कि 48 रुपये से लेके 115 रुपए तक यहाँ पे पर टन लूज कर जाएंगी जो स्टेट्स हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑक्शन की जो डिजाइनिंग है इसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि रेवेन्यू जो है स्टेट्स का वो कम ना हो। इससे क्या होगा कि कोई स्टेट कोई लीगल चैलेंज नहीं देंगी, आपके किसी काम के बीच में आएंगे नहीं, वो भी खुश आप भी खुश। दूसरा क्या है कि सस्टेनेबल कोल माइनिंग कोड को इनाक्ट करा जाए ताकि जो ओवरलैपिंग है बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज के जुरिडिक्शन में वो एक जगह हो जाए और एक क्या लागू हो जाए, सस्टेनेबल कोल माइनिंग कोड। ठीक है, ये कोड क्या करेगा, सारे ही स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो कि ओपनिंग या क्लोजिंग से लेके या आपका इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट मैटर से लेके कोल माइंस के रिलेटेड, कोल माइंस रिलेटेड जो भी मैटर है इसका, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे ये जो है सबको एक साथ लेकर आएगा सारी प्रोविजन को। और इसमें एक इसके साथ एक इस्टेब्लिश करना चाहिए एक इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक यूनिफाइड अथॉरिटी हो ताकि यहाँ पे सबके जो क्लियरेंस आसानी से हो जाए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी है सब आसानी से हो जाए एक ही जगह पे। उसके बाद आप इंडिकेटिंग द रिकवरेबल रिजर्व्स इंस्टेड ऑफ जियोलॉजिकल रिजर्व्स वुड अट्रैक्ट मोर बिडर्स। देखिए आज की डेट में जो ऑफर डॉक्यूमेंट है कोल ब्लॉक्स के लिए ये दिखाता है जियोलॉजिकल रिजर्व, ठीक है, जो हमारे यहाँ धरती के अंदर है। अब ये एक कॉसी साइंटिफिक एस्टिमेशन है रिजर्व का एक ब्लॉक के अंदर विच मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेबल बाय एम्प्लॉय यूसेज टेक्नोलॉजी। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो कह रहे हैं धरती के अंदर जो रिजर्व है वो ऐसा भी हो सकता है जो हमारा ये टेक्नोलॉजी उससे ना निकल पाए। तो इसलिए यहाँ पे
जो रिकवेबल रिजर्व है उसकी तरफ भी इंडिकेट करा जाए, सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल रिजर्व से जो है ना करा जाए, ठीक है। बिडर्स सिर्फ जियोलॉजिकल रिजर्व को देख के ना अट्रैक्ट हो। उसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फॉर मेकिंग कोल माइनिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। अब देखिए, जो पहले कहा नहीं जाता है, मना किया जाता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा ब्लास्ट करके, मैंने प्यार किया पिक्चर सामने आ गई होगी, ब्लास्ट वगैरह करके कोल को जो है वो निकाला जाता है। तो इससे बहुत दिक्कतें आती हैं, अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सस्ता होता है, लोग ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये ब्लास्ट टेक्नोलॉजी को हटाइए और कटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आइए आप कोल को प्रोड्यूस करने में। इंट्रोडक्शन करिए इन पिट क्रशिंग का, आपका अडॉप्ट करिए पाइप बेल्ट कन्वेयर्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्कोल की सिलोज या रेलवेज वगैरह साइडिंग्स वगैरह यूज़ करिए, या आप भैया जो अगर आपको पैन इंडिया ये करना है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लेकर आइए। और ये पूरे इंडिया में आप सिर्फ और सिर्फ वॉश कोल को जो है यूज़ करिए। तो यहाँ पे पैन इंडिया में जब यूज़ होगा वॉश कोल का, तो यही सब जो है इस सेक्टर को जो है हेल्प करेंगे। उसके बाद देखिए इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जाएं बिडर्स को, ताकि वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो इससे क्या होगा, इससे नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी कोल माइनिंग सेक्टर में। नए तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकली बहुत कम है अभी, तो ये आएंगी तो और अच्छा है। तो यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। ये क्या है समझिए, आखिरकार न्यूज़ में क्यों रहा है, तो पहले ये समझिए। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज करी है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 को, जो सारा का सारा राइट देता है कंज्यूमर्स को कि आप रिलायबल सर्विसेज और क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पाइए, ठीक है, अच्छी सर्विसेज पाइए और एक अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी भी पाइए। अच्छी क्वालिटी क्या, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पाइए। अब ये क्या है समझते हैं, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल्स 2020 है क्या। सब कुछ कोविड में हो गया है, तो पहला ये जो रूल्स हैं इनको फ्रेम करा गया है अंडर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, है ना। और इनकी इसके अंदर जो कंज्यूमर चार्टर है उसमें यहाँ पे ये फ्रेम करा गया है। दूसरी बात, ये सारे रूल्स यहाँ पे कंज्यूमर को पावर देते हैं, कंज्यूमर जो है इलेक्ट्रिसिटी के उनको पावर देते हैं कि भाई आप कंज्यूमर्स जो हैं अब क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई पा सकते हैं क्वालिटी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं कि भाई पंखा दिन भर जो है इंतजार कर रहे हैं कब चलेगा कब चलेगा। उसके बाद तीसरी बात, इसके अंदर राइट्स हैं जो बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, है ना। इट ले डाउन राइट दैट मेक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मोर अकाउंटेबल टू कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर कुछ ऐसे राइट्स भी दिए गए हैं जिससे जो डिस्कॉम्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो और अकाउंटेबल होंगी कंज्यूमर की तरफ, अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगी। अब ये जो राइट्स दिए गए हैं ये क्या करेंगे, ये कंज्यूमर को एम्पावर करेंगे, जो जो भी कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, और कि आप भाई अच्छा भाई साथ ही साथ इनको अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी जाए, क्योंकि घर में अगर बिजली नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो और ही ज़्यादा गिर जाती है ना। तो और है कि भाई हाउस होल्ड यूज़ और अप्लायंस का होगा, घर में बिजली है तो अब जो है आप सोचेंगे कि यार एसी ले लो और कमरे में लगवा लो, और पता चला आपके यहाँ इस गर्मी में जो है बिजली नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अरे छोड़ो एक कमरे में लगा यही मुसीबत क्रिएट कर रहा है, काहे पैसे बर्बाद करना जब बिजली नहीं आती तो, ठीक है। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ेगा। दूसरी बात क्या होगा, ये राइट्स इंश्योर करेंगे सेविंग्स फॉर द कंज्यूमर, मतलब डायरेक्ट सेविंग कंज्यूमर को जो है मिलेगी, जो लोअर एनर्जी कॉस्ट होगी, एनर्जी कॉस्ट कम होगी तो अपने आप जो है कंज्यूमर थोड़ा सेव करेगा। और जो है आपका इनडायरेक्ट सेविंग कैसे होगी, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं जैसे कि डैमेज या प्री मेच्योर एजिंग हो गई इक्विपमेंट की, लॉस हो गया प्रोडक्शन का, लॉस हो गया डेटा या वर्क का, तो इससे इनडायरेक्ट सेविंग होगी। अब ऐसा तो है नहीं भाई, देखो कि हाँ कुछ जगह ऐसा भी हो जाएगा कि मान लो बिल 1000 रुपये आता था और अब इन्होंने कहा कि सस्ती बिजली हो गई तो और चलाओ घर में पंखा वंखा चलने दो, और 2000 कोई बात नहीं, 1000 रुपये में अभी मिल रही थी मान लो 100 यूनिट, तो अभी आराम से जो है 150 मिल रही है, चलने दो बच्चों, जैसा चले वैसा नाचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। क्या ये तो चैलेंजेस भी बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम राइट्स पढ़ रहे हैं और फायदे की बात कर रहे हैं। अब मैंने बताया ना तारीफ के साथ चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, तो चैलेंजेस आइए कवर करते हैं। चैलेंजेस में ये है कि नो मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म इसके अंदर है ही नहीं जो देखे कि भैया डिस्कॉम अकाउंटेबल होंगे, किसको बताएंगे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन देखेगा कि जो है आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये रीज़न ये है, यही एक रीज़न है कि कई सारी स्टेट जो है इतना रूल्स होने के बावजूद अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, ना ही ये ऐसा कोई कंपनसेशन वगैरह जो प्रोविजन है इसकी वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं जो इन लोग को देखे। दूसरी बात, परपोर्टेड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
देखिए ये जो कंज्यूमर ग्रीवियंस रिडर्सल की बात करी जा रही है, इस फोरम की बात करी जा रही है, ये माना जा रहा है कि ये रेमेडी रहेगा, जो कंप्लेंट्स होती हैं डिस्कॉम्स के अगेंस्ट, भाई उसके लिए काम करेगा। तो इसे हेड करा जाएगा एक सीनियर ऑफिसर जो कि डिस्कॉम का है, उसी के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। मतलब डिसीजन वगैरह जो ये लेगा वो अपने अपने तरफ लेगा कि कंज्यूमर की तरफ लेगा। जब सीनियर ऑफिसर डिस्कॉम का है तो डिस्कॉम के खिलाफ कैसे चला जाएगा। तो ये एक वजह है। तीसरा ये है डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स। देखिए बहुत सारी स्टेट जो हैं वो एक क्वालिटी सप्लाई दे ही नहीं पा रही है, स्पेशली गांव वगैरह में और छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उनको। तो जो गारंटी ऑफ राउंड द क्लॉक सप्लाई, ये एक प्रोविजन है। जो रूल्स कहते हैं भाई, रूल इम्प्लाइज करते हैं कि भाई आप सबको इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। तो ये भाई स्टेट के रेगुलेशन में ही नहीं है, तो स्टेट कहेगी अरे हट, तो जब ये हमारे मतलब हम पहले से नहीं दे पा रहे, ये और हमसे कह रहे हैं दो 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 दो, तो हम देंगे नहीं। तो इसके खिलाफ हो सकता है स्टेट खड़ी हो जाए कि लोग हटो, हम नहीं दे पाएंगे, ये रूल सही नहीं है। अब नेक्स्ट कहता है एम्बिग्विटी ऑन नेट मीटरिंग। देखिए नेट मीटरिंग क्या होता है पहले ये समझिएगा। नेट मीटरिंग, मीटर समझते हैं ना, आपके घर में मीटर होगा। अगर मीटर नहीं होगा तो विजन आईएएस की जो मैगजीन है ये जरूर होगी, तो उसमें लिखा हुआ है। तो भाई नेट मीटरिंग ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है, जो यहाँ पे जैसे जो सोलर एनर्जी वाले सिस्टम होते हैं ना, जो सोलर एनर्जी जिनके पास ऐसा सिस्टम है, उनके जो ओनर्स होते हैं वो अगर मान लीजिए कुछ अपने में से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ग्रिड को, तो इनको कुछ पैसा वगैरह दिया जाता है, क्रेडिट करा जाता है। तो इस रूल के अंदर लिखा है कि जो नेट मीटरिंग है सोलर रूफटॉप की, जो सोलर रूफटॉप यूनिट है वो आपकी कम से कम लेस देन 10 किलोवाट होनी चाहिए। बट कोई क्लैरिटी तो है नहीं कि मान लीजिए 10 किलोवाट के ऊपर वाले भी इस नेट मीटरिंग का फायदा उठा लें। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये रेगुलेशन में चेंज हो सकता है कई सारी स्टेट्स के अंदर, बेस करता है ऑन देयर ओन इंटरप्रिटेशन, अपनी मर्जी से जो चाहे कर दें। और इसकी वजह से बहुत सारे जो है वो ऐसा हो सकता है कुछ लीगल एक्शन लिया जाए कोर्ट में फिर इसके खिलाफ। तो ये सब बात है। उसके बाद बात है पीपल में नॉट रेज द कंप्लेन। देखिए पब्लिक अवेयरनेस है, जनता को पता तो है नहीं, एब्सेंस है इसकी। तो कंज्यूमर कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है जनरली जो है कुछ ही लोग, जो कुछ ही रिसोर्सफुल लोग हैं यही ही इसका फायदा उठा पाएंगे, बाकी तो पब्लिक उठा नहीं पाएगी। तो ये एक वजह है इसके अंदर। अब दो बॉक्स वहाँ पे दिए गए हैं, कुछ बॉक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। पहला जो की एरियाज जिसको कवर करा गया है इन इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 के अंदर, वो समझिए। पहला है राइट ऑफ कंज्यूमर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस। देखिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जो होगा ये यहाँ पे ओब्लाइज है कि आप सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन रिक्वेस्ट, एंड द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हैव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। कंज्यूमर के पास हक है कि उनके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस हो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है ये ओब्लाइज है कि सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी को रिक्वेस्ट पे। ठीक है। दूसरा जो कवर किया गया है वो है रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग कनेक्शन। ये काफ़ी, जो भी नया कनेक्शन आप दे रहे हैं या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट रहे, सिंपल रहे और टाइम बाउंड प्रोसेस में रहे। ऐसा ना हो, कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोगों के मीटरों में क्या होता है कि एडवांस पैसा जमा दिखाता है, और वो एडवांस पैसा जमा होता नहीं है लेकिन वो जमा दिखाता है, अब उसी में से बिल कटा करता है, या किसी के यहाँ होता है एक्स्ट्रा बिल आ जाता है बहुत ज़्यादा लेवल पे। तो ये चीज़ ना हो। उसके बाद तीसरा आता है मीटरिंग अरेंजमेंट। नो कनेक्शन शैल बी गिविंग विदाउट अ मीटर। कोई भी कनेक्शन बिना मीटर के ना दिया जाए। एंड ये एक स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर हो या फिर प्री पेमेंट मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब स्मार्ट भी हो ना भी हो लेकिन प्री पेमेंट मीटर होना चाहिए। उसके बाद कहता है भाई बिलिंग एंड पेमेंट हो, ताकि बिल वगैरह ऑनलाइन पे कर दे जैसे मैं करती हूँ, या ऑफलाइन भी कर दे, चलो ठीक है, जैसे दुनिया करती है। उसके बाद डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन प्रोविजंस, मतलब डिसकनेक्शन करवाना है, रिकनेक्शन करवाना है, सब समझ जाओ कायदे से। उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। 24 घंटे 7 दिन बिजली चाहिए भैया, मेरे को तो चाहना है 24 घंटे 7 दिन बिजली नहीं मिली अगर कंज्यूमर को, तो समझ लीजिए ये हक है हमारा। तो हालांकि कुछ कैटेगरी जैसे कि एग्रीकल्चर हो गए, पावर रेगुलेटर जो है कुछ घंटे कम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में 24 घंटे दे देंगे तो किसान बैठे क्या ही करेंगे, कहेंगे नहीं भैया हमको नहीं चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर एज प्रोस्यूमर। अब देखिए जो दोज हु कंज्यूम एज वेल एज प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये प्रोस्यूमर को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर तो समझ गए कंज्यूम करने वाले, प्रोस्यूमर समझिए एक नया टर्म है, PROSUMER। प्रोस्यूमर क्या होते हैं, ऐसे जो कंज्यूम भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं एनर्जी को। देखिए जो प्रोज्यूमर्स हैं यहाँ पे ये मेंटेन करेंगे कंज्यूमर का स्टेटस, एंड साथ ही साथ इनके पास भी हक होगा कि एक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन यूनिट को सेटअप करें, या खुद से कर ले या किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कर ले। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंसी। यहाँ पे देखिए जो कंपनसेशन अमाउंट होगा ये दिया जाएगा कंज्यूमर्स को बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी फॉर वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस।
अब तो कंपनसेशन भी आपको देना पड़ेगा अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया और अगर कोई दिक्कत हुई कंज्यूमर को तो भैया पैसा भी देना पड़ेगा तुमको। उसके बाद कंपनसेशन मैकेनिज्म, कंज्यूमर यहाँ पे क्लेम कर सकता है कि हमको कंपनसेशन चाहिए क्योंकि हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है और अनइंटरप्टेड सप्लाई हो रही है कि 1 मिनट पंखा चलता है, पंखा फिर रुकने से पहले फिर बिजली आ जाती है। तो टाइम टेकिंग, काफ़ी टाइम लिया जा रहा है हमें, जो मेरा मीटर है डिफेक्टिव मीटर है उसे हटाने के लिए। तो भाई ये सब जो है डिस्कॉम दिक्कत दे रही है। तो इसी के उसके बाद कॉल सेंटर होना चाहिए भाई, कॉल सेंटर तो चाहिए है कंज्यूमर सर्विस के लिए। हम फोन मिलाएं, हमको हमारी दिक्कत सॉल्व हो, ऐसा ना हो जैसे बिजली विभाग में होता है कि टेलीफोन उठा के किनारे रख दिया, आपका कॉल व्यस्त है, ये नहीं होना चाहिए। और आखिरी में ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर ग्रीवियांस रिडर्सल फोरम हो, जैसे ये आपका कंज्यूमर हो चाहे प्रोस्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, सब कुछ इसके अंदर हो। अब देखिए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। एक रीसेंट जॉइंट स्टडी करी गई है जो कि स्मार्ट पावर इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा करी गई है। इस स्टडी ने दिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ 55% जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं जो उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उससे, समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ 55%, बाकी सब बड़े उदास हैं, बिजली नहीं आती है यार। उसके बाद अप्लायंस डैमेज हो जाते हैं। पास्ट 1 ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कंज्यूमर्स के लिए कि डिसाइड करना कि आखिरकार क्या क्वालिटी है सप्लाई करने की। अब मान लीजिए कि जो है आपके जो है एसी के अंदर स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है, अब बिजली आई चली गई, भड़ से वोल्टेज आ गया, एसी दब गया, लो भैया क्या करोगे, बिजली वाले से तो मांगोगे नहीं जाके। ओवरऑल टोटल जो 63% जो सर्वेड कस्टमर है ये सेटिस्फाइड रहा है सर्विस से जो उनको प्रोवाइड करी गई है, और 74% जो कि अर्बन कस्टमर्स हैं वो खुश है ना, कि भैया रिलायबिलिटी से अगेंस्ट द 60% सेटिस्फाइड कस्टमर इन द रूरल एरिया, मतलब यहाँ पे हमारे शहर में 74% लोग ज़्यादा खुश हैं। चलो वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स, ये आप कैसे कर सकते हो, जो डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर करोगे, कौन सा डिस्कॉम अच्छा है, कैसे क्या काम कर रहा है, ये आप कर सकते हो पावर क्वालिटी इंडिसेस के थ्रू। अब यहाँ पे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको आप काम दे सकते हो कि आप एक काम करो, आप सप्लाई की जो सप्लाई क्वालिटी डेटा है उसे आप कलेक्ट करो, क्योंकि डिस्कॉम से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कलेक्ट करने के बाद आप उनको पब्लिकली होस्ट करो, उनको ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे आप उसको डाल दो और उसके बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए इसके ऊपर। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर ग्रीवियांस रिडर्सल फोरम, दुख दर्द दूर करना बहुत बड़ी बात होती है और इसी के लिए एक ऑफिस एक ऐसा बनाइए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंज्यूमर के राइट पे, कि भैया हमको दुख हुआ, हमारी बिजली हमारा जो है चला गया, एसी हमारे लगवाया था, बिजली भड़ से आई धड़ से उड़ा गई, तो इसका दुख जो है वो एक फोरम जो है वहाँ पे डील करे। एग्जाम्पल बताते हैं, स्टेट रेगुलेशंस इन दिल्ली जो है उन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पे रोक लगाई है डिस्कॉम एम्प्लॉय को who was in service in the last 2 years from being appointed as a forum member। तो ये समझिए। उसके बाद क्या कर सकते हो, रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग हो, है ना, स्मार्ट सिस्टम ऐसा हो कि रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग होती जाए, तुरंत डेटा पता चला, तुरंत आपने देखा कहाँ क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो तुरंत आपने उसके लिए कदम उठाए। उसके बाद पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर की क्या क्वालिटी है, कैसा है, तो भाई ये सब देखने के लिए क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सब कुछ पता करने के लिए यहाँ पे ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। और डिस्कॉम्स वगैरह को डायरेक्ट करा जाए कि आप एक ऑटोमेटिक मीटरिंग करिए, एटलीस्ट एट दी 11 किलोवाट फीडर लेवल पे करिए ताकि डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सके। और उसके बाद क्या कर सकते हो वे फॉरवर्ड में, भाई कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, सब कुछ हो जाए लेकिन जनता को ना पता हो तो सब बेकार है, इसलिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं SERRC, ये यहाँ पे एक पब्लिक प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करे ताकि कंज्यूमर को तो पता हो उनके पास क्या हक हैं, कि भैया हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या हक है, हम दुख उठा सकते, कंसर्न उठा सकते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये कुछ हैं बातें, और आखिरी में देखें कंक्लूजन, तो अच्छी क्वालिटी दोगे पावर सप्लाई की तो बहुत ज़रूरत भी पूरी होगी और अच्छा भी है। और अगर हमें ये SDG जो अपना 7 है, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को अगर पूरा करना है, ये क्या है SDG 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है वो कहता है अफोर्डेबल और रिलायबल सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी हो सबके लिए। तो अगर ये पूरा करना है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है बहुत ज़रूरी है 21वीं सेंचुरी में, और अबव ऑल सारी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है क्योंकि कंज्यूमर इससे जो है सेटिस्फाई रहेगा, कंपनसेशन उसको मिलेगा, खुश रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ सकेंगे इस फील्ड में। तो तब तक के लिए हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सब्सक्राइबर्स and all the links are in description box, you can follow me any of them. Thank you so much for discussion, have a wonderful day, take care.